क्या सच में प्यार दोस्ती है? हजारों कंधे मिलेंगे तुझे पूरी जिंदगी में, पर साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। तुम्हें पता है सिचुएशनशिप क्या होता है? सिचुएशनशिप क्या है? कोई प्यार में डूबा है, कोई जिंदगी से डूबा है, कोई अपनी उम्मीदों से डूबा है। किस तरह की पनिशमेंट हमारे भारत में होनी चाहिए? रिवर्स कर दो, जिसने जो जिसके साथ जैसा किया वो करो उसके साथ में। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप एसिड अटैक जैसा शब्द उसके आगे क्यों जोड़ रहे हैं? भाड़ में जाए ऐसे सोच और भाड़ में जाए ऐसा समाज, क्योंकि मैं नहीं मानती उस समाज को। कितनी जरूरी है एसिड अटैक पे काम करने की? आपका जो इनिशिएटिव है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एजुकेट करेगा और अवेयर करेगा और ये बताएगा कि हम अलग नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? सॉरी। आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज जिनके शब्दों ने लोगों के दिलों को छुआ है। एक कमाल की पोएट, स्टोरी टेलर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वन एंड ओनली लवली शर्मा। आज लवली शर्मा हमारे सिरोज टीवी में है। तो लवली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सिरोज टीवी पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पॉडकास्ट की। सबसे पहले मेरा सवाल जो है आपसे ये है कि आपकी पोएट्री की खूबसूरत जर्नी कहाँ से शुरू हुई और वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि बस अब तो मुझे पोएट्री ही करनी है? मैं ना अगर शुरुआत से बताऊं तो कहानी शुरू हुई थी जब मैं शायद 8th क्लास में थी। और एक वो वाला इंसान होता है ना जिसके पास उसको यकीन होता है कि मुझे कोई समझे ना समझे, मेरी किताबें मुझे समझेंगी, मेरी लिखावट मुझे समझेगी। तो ज्यादा कभी दोस्त मेरे साथ रही नहीं और मुझे किसी पे इतना यकीन कभी आया नहीं कि कोई मुझे समझ पाएगा। तो मैंने लिखना शुरू किया था और बस तभी से ऐसा लगा कि यार एक चीज है जो मुझे कभी जज नहीं करेगी, जो कभी मेरे जज्बातों को पढ़ने के बाद और सुनने के बाद और देखने के बाद ही नहीं बोलेगी कि लवली तुम गलत हो या तुम सही हो, वो है मेरी लिखावट। तब से मैंने लिखना शुरू किया। कच्चा पक्का लिखती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं शायद वही है जिसने मुझे बोलना सिखाया है। ओके। तो आपके जीवन की पहली कविता कौन सी थी कि आपने लिखा हो और आपको याद हो? वो एक्चुअली मौत के बारे में थी। मैं थोड़ा डार्क पहले लिखती थी और अगर देखा जाए तो कहीं वो जिंदगी के बारे में थी कि हम ना जिंदगी में हमेशा लोगों से उम्मीद लगाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है। हम लोगों के सहारे जीते हैं और लोगों के लिए जीते हैं। तो मेरी जो पहली कविता थी वो हमेशा यही थी कि हजारों कंधे मिलेंगे तुझे पूरी जिंदगी में, पर साथ अंत में सिर्फ 4 रहेंगे। आज तू अगर इसके भरोसे बैठा है, कल किसी और पे होगा, मगर अंत में गिड़गिड़ाएगा, देख ले जरूर ऐसा होगा। बहुत कमाल की बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने। जिंदगी यही है। बिल्कुल। और अक्सर आपकी कविताओं में देखा गया है कि आप लाइफ, रिलेशन और इमोशंस के बारे में ज्यादा लिखती हैं। तो ये जो इमोशंस है, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है या आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करके लिखती हो? देखिए, जिंदगी ना आपको सिखाती है। अब जरूरी नहीं है कि जिंदगी आपके साथ वो चीज गुजारे और आप पे वो गुजरे तब वो आपसे सीखे हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है दर्द में। कोई प्यार में डूबा है, कोई जिंदगी से डूबा है, कोई अपनी उम्मीदों से डूबा है। तो मैं बस दर्द लिखने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ हुआ होगा लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कुछ ऐसा पर्सनल घटित हुआ था आपके जीवन में? पर्सनल घटित ऐसा मैं नहीं कहूंगी। देखिए, जिंदगी है, जिंदगी में आप अपनी उम्मीदों से हारते हैं। मैंने हमेशा लोगों से उम्मीद लगाई ये समझने की कि ये मुझे समझेंगे और मैं कोशिश करती रही उन्हें खुश करने की एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी दोस्त, हर रिश्ते में सिर्फ एक अच्छी बनने की। और हम लड़कियां अक्सर ये करती भी हैं। हम हर रिश्ते में अच्छी बहू, अच्छी प्रेमिका, अच्छी बीवी, अच्छी बेटी, हम हर जगह अच्छी बनने की कोशिश करते हैं। और इस अच्छी बनने के चक्कर में, दैट आइडियल बनने के चक्कर में ना हम खुद को भूल जाते हैं। और फिर बाद में एहसास होता है कि अच्छा बनना जरूरी नहीं था, अच्छा इंसान बनना जरूरी था। और इसी पे ना एक शेर भी है जिसमें ये कहा था कि बहुत वक्त बाद ही जाके समझ आया कि हम लोग ना अक्सर अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, बल्कि बेहतर तो खुद को बनाना था। तो इसी से रिलेटिव मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आपने कहा कि
मतलब हम अच्छा बनने के चक्कर में खुद को अक्सर भूल जाते हैं। तो ये हम सिर्फ़ पेरेंट्स के साथ नहीं करते, हम हर एक रिश्ते में ऐसा करते हैं कि हम कितने-कितने साल एक रिलेशन में मतलब दिए होते हैं और उसके बाद ऐसा चीज़ हो जाता है कि सामने वाला बोलता है कि मतलब अब हम साथ नहीं रह सकते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि मेरे जीवन में कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि 3-4 साल किसी रिश्ते को दे दिया और उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं भाई अब तो हम लोग साथ में नहीं रह सकते, घर वाले नहीं मान रहे या अदर कोई रीज़न दे के चले जाते, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो उसकी नाकामयाबी है और वो उसकी नाकामी है कि वो उस रिश्ते को नहीं निभा पाया। लेकिन उसने क्या किया, अगर उसको साइड में रखें तो मैं एक ही बात कहूँगी कि अच्छा हुआ चला गया। हुँ, क्योंकि वो आपके साथ ज़िंदगी बिताने लायक इंसान नहीं था। जो इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं ले सकता है, जो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं देख सकता कि मैं किससे प्यार करता हूँ, जो अपनी वादों पे नहीं खड़ा हो सकता है, जो अपनी बातों पे नहीं खड़ा हो सकता है, उसका आपकी ज़िंदगी में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल। और अक्सर ना लोग ये कह के जाते हैं कि मुझ तुम्हें ना मुझसे बेहतर मिलेगा, आई एम लिविंग फॉर योर ओन गुड और फलाना-ढिमकाना। हुँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हें उससे बेहतर मिलेगा क्योंकि वो इंसान तुम्हें डिज़र्व नहीं करता था। बिल्कुल, जो इंसान तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर सकता, जो इंसान तुमसे प्यार नहीं कर सकता, बिल जो इंसान तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो चला जाए तो अच्छा है। सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। ऐसे ही आपने ज़िक्र किया प्यार शब्द का, तो आपके लिए प्यार क्या है? यार, प्यार ना एक ऐसा एहसास होता है जिसमें ना हमें यकीन होता है कि ये इंसान मेरे साथ खड़ा है। कोई रहे ना रहे मेरी ज़िंदगी में, अगर ये है ना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। प्यार वो ताकत होती है। प्यार आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं वो काफ़ी कर रहे हैं। हुँ, आपको किसी से भी कमतर एहसास नहीं करवाने देती है। हुँ, प्यार आपको इज़्ज़त भी देता है, सुकून भी देता है। प्यार आपको समझता है, आप जब चीखते हो तब भी, हुँ, जब चुप रहते हो तब भी। बिल्कुल। प्यार इतना साइलेंट इमोशन है। एक मूवी है कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान ने कहा था कि प्यार दोस्ती है और क्या असल जिंदगी में भी आप ऐसा मानती हो कि क्या सच में प्यार दोस्ती है? हाँ। हर दोस्त के साथ आप प्यार में होते हो और प्यार में दोस्ती बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दोस्ती में ना आप वो इंसान होते हो जिसके ऊपर कोई पर्दा नहीं लगा हुआ, जिसके ऊपर कोई फ़िल्टर नहीं है। आपको पता है कि मैं जैसे रहना चाहता हूँ उस इंसान के सामने रह सकता हूँ। ये मेरा दोस्त पहले है। ये हुँ, मेरे सामने एक दैट आईना लेके, जजमेंट कार्ड लेके नहीं खड़ा हुआ कि तू मेरे साथ ऐसे नहीं रह सकता है या वैसे नहीं रह सकता है। हुँ, वो दोस्ती आपको एहसास दिला सकती है कि आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो, आप स्पेशल हो। और प्यार में अगर दोस्ती है तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि आपको किसी भी फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने कहीं सुना था कि 2 प्यार करने वाले कभी 2 अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। तो क्या ये सच है? गलत सुना है। 2 प्यार करने वाले हमेशा सबसे पहले 2 दोस्त अच्छे बनते हैं, क्योंकि प्यार अक्सर ना ज़िंदगी में फ़ेड हो जाता है। हुँ, दोस्ती हमेशा सलामत रहती है। कई बार हो सकता है कि आपको किसी इंसान के ऊपर उतना प्यार लाड नहीं आ रहा है, हुँ, आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा, लेकिन जो आपकी दोस्ती होगी ना वो आपको ये बताएगी कि ठीक है, जैसा भी है वो मेरा है, बिल्कुल। टेढ़ा है पर मेरा है। बिल्कुल। जैसे कि आज के ज़माने में मतलब आजकल ऐसा चल रहा है कि कई फ़िल्म स्टार शादी कर रहे हैं और हमारे दोस्त भी और कहीं सोशल मीडिया आप उठा के ओपन कर लीजिए तो आपको आजकल यही देखने को मिलेगा कि सब जगह शादी हो रही है। आपकी भी हाल में ही शादी हुई है। तो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है शादी को लेके जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी आज? ज़िंदगी में एक तो करनी चाहिए। हाँ। उसके अलावा मतलब कितनी होनी चाहिए वो आपकी मतलब पर्सनल शादियों के चॉइस तो है। नाम से ही डर लगता है, तो आपका क्या पर्सनल यार, एक्सपीरियंस है इस शादी पे? ना आपको सच बताऊँ, अगर सही इंसान के साथ हुई है, वो आपको सुकून देती है। बिल्कुल। आपको असल मायने में घर मिल जाता है। जब आप शादी करके किसी के साथ रहना शुरू करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया की चकाचौंध है ना, हुँ, ये सिर्फ़ बाहर तक है। बिल्कुल। अंदर आपको एक कमरे में, एक छत के नीचे किसी इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है और वो ज़िंदगी खुशी भरी हो, उदासी भरी हो, उसमें उतार आएँ, चढ़ाव आएँ, आपको उस इंसान के साथ जीना है। तो बिल्कुल, अगर इंसान अच्छा मिल जाता है, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। बिल्कुल। शादी मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी और मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है मेरी शादी। और एक रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग कितना ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। बिना समझ के तो कोई रिश्ता नहीं चलता ना।
अगर आपके माँ बाप आज आपको समझना बंद कर दें या फिर आपकी समझ से बिल्कुल परे हो जाएं, आप उनके साथ खून का रिश्ता नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन मन का रिश्ता जरूर तोड़ देंगे। और ये जो समझ होती है ना, ये चाहे किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन, दादा दादी, माँ बाप, प्रेम प्रेमिका, कोई भी हो, अगर वो इंसान आपको समझ नहीं रहा है, आपके मौन को नहीं समझ रहा है, आपकी पुकार को नहीं समझ रहा है, तो वो इंसान आपके साथ रहने लायक नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। अहमियत, कद्र, समझ और इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती है। जैसे कि हाल में ही मैंने एक शब्द सुना है सिचुएशनशिप के बारे में, और मैंने आपको जिक्र करते हुए सुना था आपके अदर पॉडकास्ट में कि सिचुएशनशिप क्या होती है, और आपने अपने विचार भी रखे थे। तो मतलब उसके उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या होता है, क्योंकि मेरे लिए तो ये नया शब्द था। आज तक मैंने सुना था कि फ्रेंडशिप होता है, रिलेशनशिप रिलेशनशिप होता होता है, है। ये सिचुएशनशिप क्या है? तो इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे आप? तुम्हें पता है सिचुएशनशिप क्या होता है? नहीं, मैंने उसके बाद पढ़ा था, हाँ, और मैं आपके मुँह से जानना चाहती हूँ। देखो सिचुएशनशिप एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब तक सिचुएशन साथ दे रही है, कंडीशन साथ दे रही है, तब तक हम लोग साथ हैं। हुँ, उसमें कमिटमेंट नहीं है, और बिना कमिटमेंट के मैं उसको रिश्ता नहीं मानती हूँ, क्योंकि रिश्ते जिम्मेदारी के साथ आते हैं। आप बिना जिम्मेदारी के कोई भी रिश्ता नहीं निभा सकते। आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हो, उस इंसान का भी कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ता रिश्ता होता है। बिल्कुल, अगर मैं आपसे कहूँ कि तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन कब तक हो, जब तक तुम मुझे पैसा दे रही हो, बिल्कुल, तो क्या ये दोस्ती होगी? बिल्कुल नहीं। नहीं होगी। ये फायदा देखा जाएगा। हुँ, लोगों ने ना आजकल जस्टिफाई करने लग दिया और ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है अपनी बेवफाई को, अपने दैट एस्केप को, कि यार मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी यू नो मैं जिम्मेदारियों से भाग सकता हूँ। और जिम्मेदारियों को भागने का एक ग्लोरिफिकेशन का नाम दे दिया है कि भाई आई एम इनटू अ सिचुएशनशिप। हुँ। जब तक मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे तब तक मैं साथ हूँ, वरना मैं नहीं हूँ। ये प्यार थोड़ी होता है। बिल्कुल, इससे हमारे जो रियल रिश्ते हैं, कहीं न कहीं हम उनको भी खो देते हैं। बिल्कुल खो देते हैं, क्योंकि अगर मैं आज आपके साथ अच्छी दोस्त हूँ हुँ, और मैं अपनी दोस्ती में अपना 100% दे रही हूँ, और सामने वाला अपने मन में ही बना के बैठा हुआ है कि ठीक है, जब तक मुझे मिल रहा है तब तक मैं साथ में हूँ, तो मेरे तो जज्बात गए ना। बिल्कुल, मैंने जो एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इमोशंस ही होती है। बिल्कुल। आप कैसे अपने दिल को समझा पाएंगे? कहते हैं कि यू कैन साइंटिफिकली हैक योर इमोशंस, बट आप इमोशंस को हैक करने से पहले इमोशंस को बहने भी तो दे रहे हैं ना। हुँ, आप बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये प्यार में है, प्यार में है, रिश्ते में है, रिश्ते में। एक दिन हम बोलेंगे नहीं है। दिमाग ऐसे थोड़ी काम करता है। दिल को मैं नहीं गिनती हूँ, दिल का काम सिर्फ ब्लड पंप करने का होता है, पर दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। हुँ, आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये सब फिजूल बातें होती हैं। बिल्कुल। तो इसी से रिलेटिव मेरा एक और सवाल है कि जब हम एक रिश्ते में होते हैं, हमारे दोस्त भी हमारे साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ होते हैं, उनके रहते हुए भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और जैसे कि एक रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप में भी हम होते हैं और हमें लगता है कि सब तो हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्यों आती है? आपके पास सब कोई है, आपका अपना कोई नहीं है। एक कहावत है, एक शेर है जिसमें ये कहा गया है कि दो ही करवटें हैं हमारे पास और दोनों तरफ ही बेचैनी है। हुँ, हम अगर भीड़ से घिरे हुए हैं, उस भीड़ में अपना कोई नहीं है ना, आपको अकेलापन महसूस होगा। अपने वो लोग होते हैं जो आपको समझ पाए कि आपकी आत्मा कैसी है। आज अगर आप चिड़चिड़े हुए हो तो क्यों हुए हो? हुँ, अगर आज आप गुस्से में हो तो क्यों हो? अगर आज आप रोने लगे हो तो क्या बात होगी? वो आपका अपना समझ सकता है। लेकिन बिल्कुल। जिस इंसान, और दुनिया ऐसी है, मतलब एक ना बहुत प्यारा शेर था जिसमें एक बात कही गई थी कि जब से मैं रोने लगा हूं ना, दुनिया दूर जाने लगी है। मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस दुनिया की सच्चाई है। जब तक आप हंस रहे हैं, जब तक आप अपनी कामयाबी का ढोल पीट रहे हैं, जब तक आप अपनी खुशियों का तमाशा कर रहे हैं, सब आ जाते हैं, पूरा जमाना अपना होता है। लेकिन जिस वक्त आप अपनी उदासी के साथ खिड़ते हैं, जिस दिन आपकी आंखों से एक आंसू निकलता है अपनी बेबसी के लिए, आपको अपने आसपास कोई नहीं नजर आता है, कोई आपका अपना नहीं होता है।
खून के रिश्ते अपने नहीं होते हैं, हम्म। आपके मुंह बोले रिश्ते आपके अपने नहीं होते हैं। आपके अपने वो हैं जो आपकी चुप्पी को समझ पाए, जो ये समझ पाए कि आज अगर ये इंसान इतना टूटा है तो इसने खड़े होने की कोशिश बहुत की होगी। और अगर आपको कोई आपकी पीठ पे थपथपाने वाला नहीं मिलेगा ना, आप अकेला महसूस करोगे। आप कितना ही लड़ लो इस दुनिया में, कितनी ही आप भाग दौड़ करके आओ, आप सुबह से शाम तक जब थक के घर पे लौटते हो ना, जब अंधेर कमरे में आप अपने बिस्तर पे जाके लेटते हो, तो आपकी आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं। और वो आंसू इस बात के लिए निकलते हैं कि मेरी मेहनत देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत के अंजाम पूछने वाले सब कोई है कि तुमने आज पूरे दिन में कितना कमाया, बिल्कुल। क्या किया, कैसे किया, वो किसी को नहीं जानना है। हम बिल्कुल। उस जानने वाले की तलाश में है कि कोई हमसे आके पूछे कि तुम कैसे। क्या आपने कभी ये सिचुएशन महसूस की है? क्या कभी आपने अकेलापन महसूस किया है? शादी से पहले करती थी। शादी से पहले होता था कि मुझे लगता था कि मुझे ना कोई समझने वाला नहीं है, और मैं ना वो इंसान हूँ, मैं नहीं रो सकती हूँ, मैं किसी के सामने नहीं रो सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अपने आंसू इस दुनिया को दिखा दिए तो या तो वो मुझे जज करेंगे कि मैं कमजोर हो गई हूँ, या वो मुझे सिंपैथी देंगे। ना ही मुझे किसी की जजमेंट चाहिए, ना मुझे सिंपैथी चाहिए। मैं रोई बहुत हूँ, अकेले में मैं बहुत रोई हूँ। मैं बाथरूम में ससक के बहुत रोई हूँ, आईने के सामने मैं खूब फूट फूट के रोई हूँ। लेकिन मैंने अपनी ताकत जुटाई कि जब मैं कमरे से बाहर आऊं तो मुस्कुराते हुए आऊं, क्योंकि दुनिया ने अगर आपके आंसू देख लिए, ये दुनिया आपको नोच खाएगी। लेकिन शादी के बाद मेरे को भगवान ने एक ऐसा हमसफर दिया जिसके साथ मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मुझे बिल्कुल। तब जाके एहसास हुआ कि जो प्यार होता है ना, वो प्यार आपको समेटता है, क्योंकि हर इंसान ना एक बिखरे हुए कांच के टुकड़ों की तरह होता है, बिल्कुल। जो इस इंतजार में है कि कोई उसको आके समेटेगा और जोड़ेगा। बिल्कुल। हम सब जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस वो सही इंसान नहीं मिल पाता है। ये तो थी सब प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और अकेलेपन की बात। इससे भी हटके थोड़े फेमिनिज्म पे अब हम बात करते हैं, क्योंकि फेमिनिज्म पे बात करना कितना जरूरी हो गया है ये आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके लिए फेमिनिज्म का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की बात है, या आप अपने नजरिए से इसको अलग तरीके से देखती हैं? देखिए अंशु, मैं ना कहीं फेमिनिज्म से ज्यादा ना इक्वालिटी पे भरोसा रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिसको आपकी जरूरत है आप उसका साथ दो, जो कमजोर है आप उसको उठाओ। महिला कमजोर नहीं है, लेकिन महिला को जरूरत है। आदमी कमजोर नहीं है, लेकिन आदमी को जरूरत है। हमें ना दैट फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, मिसोजिनी, इन सब से उठ के कहीं ना इंसानियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे लिए इंसानियत बहुत मायने रखती है। अगर आज किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, आज अगर किसी लड़की के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, एसिड अटैक हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, अगर किसी लड़की के साथ किसी भी तरीके से गलत हो रहा है, तो उसको जस्टिस मिलना चाहिए। और उसको जस्टिस कोई नहीं दिलाएगा, उसको जस्टिस हम लोग दिलाएंगे, हमारी सोच दिलाएगी, ये समाज दिलाएगा। जब इस समाज में ये अपराध होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम कितनी ही किताबी बातें कर लें, हम कितना ही कह लें कि फेमिनिज्म का मतलब ये होता है वी आर इक्वल, we are feminist, we support this, we are fighting for the empowerment. No, we are not fighting for the empowerment. जिस दिन आप समाज के ठेकेदार आके बनोगे समाज के अंदर, जिस दिन आप ये कहोगे कि इस दुनिया में जो भी जुर्म कर रहा है ना, उसको जुर्म करने से पहले खौफ आना चाहिए, बिल्कुल। वो उस दिन हम लोग असल मायने में एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर समाज बन पाएंगे। क्योंकि हमारी दुनिया रहने लायक नहीं बची है। आज अगर मैं आपको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी बातें करी होंगी। बिल्कुल, आज भी करते हैं। हाँ, आपको देख के सब लोग एक स्पीच, एक दैट स्टोरी लिख देंगे, बट उससे बदलाव आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम सब उठ के ये कहेंगे कि जिस दिन हमें ये पता लगा ना कि किसी इंसान ने ऐसा किया है, हम उस इंसान को अपनी जिंदगी में इस दुनिया में तो नहीं रखने वाले। कानून का खौफ होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो इंटरनेशनल लॉज में अगर मैं नाम ले सकूं, टू बी वेरी पर्टिकुलर, दुबई में अप्रोच नहीं चलती है। हमारे ना दुबई के एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं,
मैंने उनसे ऐसी बात की थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लो कोई चोरी चकारी, कोई भी किसी भी तरीके का फॉर एग्जांपल क्राइम होता है या गाड़ी ठोकने तक का क्राइम होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग जो कि होती है? लाइक जैसे हम तो होते हैं कि मिनिस्टर से फोन करवा दिया, चाचा विधायक है, ये विधायक है, ये पुलिस वाला अपना जानकार है, हमारे यहाँ पे तो ये चलता है। आपके यहाँ पे क्या होता है? व्हाट इज द लॉ? तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पे सिर्फ वकील चलते हैं, कि अगर आपने कुछ गलत किया है, आपका वकील आके आपके बारे में जस्टिफिकेशन देगा, और अगर कानून को ये लगेगा कि दिस इज अ बेलेबल ऑफेंस, तो आपको बेल मिल जाएगी, अदरवाइज आपके ऊपर लॉ प्रोसीडिंग्स होंगी, और उन लॉ प्रोसीडिंग्स को भी विद इन द टाइम आप लोगों को निपटाना पड़ेगा। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द लॉज। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं, मैं इंडिया को बुरा नहीं कहूंगी, लेकिन हमारा लॉ सिस्टम अपाहिज है, मैं ये बात खुला बोलती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में लोग कानून से नहीं डरते हैं। उनको पता है कि वो कुछ भी करके भाग जाएंगे। जिस दिन उनकी ये सोच बदलेगी ना, जिस दिन हमारे मन से ये सोच निकलेगी कि हम कुछ भी करके नहीं निकल सकते हैं, हमें एक ऐसी सजा मिलेगी जिसकी वजह से शायद हमारी जिंदगी खराब हो जाए, वो डर कानून का होना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब हम सब मिलके आवाज उठाएंगे, बिल्कुल, पिटिशंस डालेंगे, जब हम उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे, हम खुद को लॉ सिस्टम के बारे में एजुकेट करना शुरू करेंगे। बिकॉज लॉ पढ़ना सिर्फ लॉयर्स का काम नहीं होता है। एवरी सिविलियन शुड नो देयर बेसिक राइट्स। और वो राइट्स वो नहीं होते कि राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, यू नो दैट राइट टू स्पीक और ये फलाना फलाना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इंडियन लॉ सिस्टम में जो लॉज आपके बारे में लिखे गए हैं कि आपने अगर ये कर दिया तो ये होगा, वो कर दिया तो वो होगा, और वो होगा, उस दिन ये समाज बदलेगा। तो आपके हिसाब से क्या लॉज होने चाहिए जब किसी भी लड़की के साथ या किसी भी मेंस के साथ, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर एक जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों जेंडर की बात करेंगे, तो आपके हिसाब से किस तरह की पनिशमेंट हमारे भारत में होनी चाहिए? रिवर्स कर दो, जिसने जो जिसके साथ जैसा किया वो करो उसके साथ में। पर उससे हमारी और उनकी सोच में क्या फर्क रह जाएगा? देखिए, अगर हम सोच की बात करेंगे ना अंशु, इंटेंट मायने रखता है। अगर मैं आज आपको थोड़ा सा चाटा मारूं, और इसलिए मारूं क्योंकि आप अपनी जिंदगी में बहुत गलत कर रहे हो, मेरा इंटेंट आपको सुधारने का होगा। लेकिन अगर मैं आपके ऊपर चाटा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरा इंटेंट आपको बर्बाद करने का, आपको नीचा दिखाने का है, तो वो गलत होगा। जिस भी इंसान ने गलत किया है वो गलत है, लेकिन उसको तब तक वो एहसास नहीं होगा जब तक वो उसके साथ ना बीते। वो कहावत है ना, जिस तन गुजरे वो तन जाने। तो अगर आज आपके ऊपर किसी ने एसिड अटैक किया है, तो क्या आपका मन नहीं हुआ कि आपका खून नहीं खौला कि उसके साथ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्योंकि उसने तो आपको रोकने की बहुत कोशिश की। ये तो आपकी हिम्मत थी जो आप खड़े होके आज यहाँ पे हम सबके सामने बैठी हुई हो। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, हमारी नीयत देखी जाएगी। बिल्कुल। और मैं शायद ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है, शायद लोग मेरी सोच के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, बट मैं ये की बात कहूंगी, किसी ने रेप किया ना, करो उसका रेप। उसको एहसास हो कि किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ जब खिलवाड़ होता है तो कैसा महसूस होता है। अगर आज किसी के ऊपर तेजाब फेंका गया है तो डालो उसके पूरे शरीर के ऊपर तेजाब, उसको भी वो दर्द महसूस होना चाहिए जो उसने किसी और इंसान को दिया है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच गंदी थी। उसकी सोच की वजह से अगर हम लोग सफर कर रहे हैं, और उसको सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि वो गलत था, हमारी सोच कैसे गंदी हो जाएगी? हमारी सोच में फर्क है, बिल्कुल डेफिनेटली फर्क है, क्योंकि हम और वो एक जैसे नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा असल मन क्या करता है जब तुम एक केसेस के बारे में पढ़ती हो, जब तुम्हारे पास रोज नई लड़कियां आती हैं जिनसे तुम मिलती हो, जिनकी तुम कहानियां सुनती हो, तुम्हारा मन क्या करता है? सच बताऊं तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के मन में, या मेरे खुद के मन में भी, क्योंकि मेरे साथ क्राइम हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसा मेरे साथ हुआ, एटलीस्ट उसको महसूस होना चाहिए कि पेन क्या होता है। क्योंकि पेन वर्ड जो है ना, उसको सिर्फ इंसान कह बहुत आसानी से लेता है, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को भी वही सजा मिलनी चाहिए जो आप भुगत रहे हो। क्योंकि एक 15 साल की लड़की ने जीवन जीना शुरू किया था और आपने उसके पर वहीं काट दिए थे,
और उसके बाद भी वो आज भी मतलब हर दिन वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हर दिन अच्छा ही जाता होगा। कहीं ना कहीं वो अपने आप को शीशे में देख के वही सब महसूस करती होंगी कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्यों जो वर्ड है ना, कि मेरे साथ ही क्यों। तो उसने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं समाज भी जिम्मेदार है इस चीज का, कि समाज इतना बढ़ावा देता है कि जो एक क्रिमिनल होता है उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, जहां हमें समाज की जरूरत होती है, समाज हम लोगों को बोलता है अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, कि उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी और उसकी सोच में क्या फर्क रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि जब चार लोग एक ही शब्द को बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो। आपके मन में कुछ हो रहा होता है लेकिन आप एक्सेप्ट और कर रहे होते हैं। तो मेरे मन में भी सेम ही रहता है कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा सामने वाले के साथ भी हो, एटलीस्ट बिल्कुल उसको फील हो। बिल्कुल। जो तुमसे ये कहे ना अंशु कि तुम्हारी और उसकी सोच में क्या फर्क रह जाएगा, उसको एक बात बोलना, एक काम करती हूँ मैं, तुम्हारे ऊपर तेजाब फेंकती हूँ और तुम मेरे साथ कुछ मत करना। वो बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अरे अगर तुम जवाब दोगे तो तुम्हारी और मेरी सोच में क्या फर्क रह जाएगा। ये समाज रूल सिर्फ उन लोगों पे लगाता है, दूसरों पे लगाता है, जो वो खुद के घर में नहीं अप्लाई कर पाता है। समाज कुछ नहीं होता है। समाज को ना हमने यहाँ सर पे बैठा के रखा हुआ है। ये जो चार रिश्तेदार हमारे आसपास होते हैं, ये पड़ोसी तड़ोसी, यही समाज है। इस हमारे देश में कितने करोड़ लोग हैं? 140 करोड़, 150 करोड़ के करीब लोग हैं। क्या सब हमारा समाज है? नहीं। हमारा समाज वो लोग होते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, और हमें वो बुरा ना मान जाए, उनको हम कुछ गलत ना कह दें, हमसे उनको जवाब नहीं दिया जाएगा, बस इसी वजह से हम लोग अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। जो जब आप आपके साथ कुछ हो जाता है ना, तो समाज और ये रिश्तेदार जैसे शब्द भी चुभने लग जाते हैं। बिल्कुल रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं नहीं आपका। देते, कोई साथ नहीं देता है। जब तुम हॉस्पिटल में थी अंशु, कौन आया था साथ देने के लिए कि मैं तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल भर देता हूँ, या मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ, या मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखता हूँ, या जो तुम्हारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, मेडिकल के हों, लीगल हों, जो भी चीजें आ रही है, जिंदगी बिताने में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारा खर्चा उठाता हूँ। आया कोई? कोई नहीं आया। पंचायती करने सब आ जाएंगे, बिल्कुल। दादा बनने सब आ जाएंगे। तो किस समाज के दुहाई दे रहे हैं हम लोग? किसके दुहाई दे रहे हैं? कौन अपना है, कौन रिश्तेदार है? पहली फुर्सत में निकालो इन लोगों को जो तुमको ये आके बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब उनके अपने बच्चों की बात आएगी ना, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे। सब ऐसे बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। और जब आप कामयाब हो जाते हो तो वही सब लोग साथ में आ जाते हैं, सब आ अरे जाते हैं। सीखो इनसे कुछ। लेकिन मैं एक और बात कहती हूँ ना कि अंशु, कामयाब तो कुछ लोग होते हैं ना, वो लोग जो इस उम्मीद में मेहनत करते करते हार गए कि किसी दिन ये समाज और ये दुनिया जाके खुश हो जाएगी। उन लोगों का क्या? आपकी कामयाबी के बाद वो आएंगे आपके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए, ये तो कहावत सच्ची है। लेकिन आप इस उम्मीद में कि मैं जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा उस दिन ये खुश हो जाएंगे, ये भी तो गलत है ना। आप कामयाब हो या ना हो, किसी को आपके जिंदगी में इतना अधिकार नहीं होना चाहिए ये कहने का कि तुमने सही किया और तुमने कम किया और तुमने गलत किया। लोगों को अपनी जिंदगी में किसी भी चीज का अधिकार मत दो कि वो आपको आके खुश करें या आपको आके उदास करें। किसी भी चीज का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। और तुमने छपाक मूवी की बात कही थी, छपाक मूवी में पूरा दिस शिरोज टीम, द छाओ फाउंडेशन वाज द मेन, जिनके बारे में ये कहानी बताई गई थी। इवन काफी हमारी ऋतु उसमें थी। जब छपाक रिलीज हुई उसके बाद तुमको पता है क्या क्या हुआ था? हाँ, बहुत ही लोगों ने वाहियात किस्म के वीडियो बनाए, पूरी मूवी को बॉयकॉट कर दिया। यहाँ तक कि हमारे दोस्त लोग भी आके कह रहे थे कि हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम हो गया है, कि लड़के को हिंदू दिखा दिया है। तो उन्होंने जो है वो ये नहीं देखा कि वो मूवी किस मुद्दे पे बनी है, किस चीज के लिए बनी है, कि कितनी अवेयरनेस उसमें लेके आएगा। लेकिन उन्होंने वहां पे भी अपना माइंड लगाया और उसको बॉयकॉट कर दिया। और ऐसा नहीं है, पीछे से सारे लोगों ने उसमें टीवी पे आई देखा, और शायद थिएटर में भी देखने गए हों।
लेकिन कम गए। लेकिन जरूरत टीवी पे आने के बाद देखने की नहीं होती है। अगर मूवी बनी है उसका कोई कॉज था पीछे, तो वो ये था कि आप एजुकेट हो, अवेयर हो। जब मूवी कोई रिलीज होती है ना ऐसे कॉजेस के बारे में, और वो थिएटर पे जाती है और वो कमाई नहीं करती है, तो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इन सबको लगता है कि यार इसमें कमाई नहीं है, एट द एंड हमारा घर तो कमाई और बॉक्स ऑफिस से चलने वाला है, तो वी विल नॉट क्रिएट कंटेंट जो कि ऐसा कॉस्टफुल होगा। हम वही मिर्ची मसाला तड़कता भड़कता प्यार और अफेयर और ये न्यूडिटी, हम ये कंटेंट बनाएंगे। तो ये कंटेंट को बढ़ावा देने वाले और हमें नीचा गिराने वाले भी तो कौन था? ये समाज ही तो था। ये तो खोखला है अंदर से। ये तो ना अच्छा सुनना चाहता है ना बुरा देखना चाहता है। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से जीना चाहता है, क्योंकि अच्छा दिखाने की तुमने कोशिश की छपाक में, इन्होंने नहीं देखी। अगर तुम बुरा दिखाने लग जाओगे, ये उसकी बुराई कर देंगे। तो ये समाज चाहता क्या है तो किसी को नहीं पता। मुझे लिटरली गुस्सा आता है कई बार जब मैं सोचती हूँ, तो छपाक को देखने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि उसमें एक मतलब इशू को उठाया गया था कि किस तरीके से लड़की पे एसिड अटैक होता है, किस पेन से गुजरती है, कैसे समाज अलग करता है। शायद हम बात करते ना, अरे आपका पेन हम समझ सकते हैं, भाई आप नहीं समझ नहीं सकते समझ हो। सकते, कोई नहीं समझ लेकिन सकता। उसमें कहीं ना कहीं जो वो डायरेक्टर थी, उन्होंने उसमें समाज को फील कराने की कोशिश की कि एक्चुअल में कैसे होता है, किस तरीके से मतलब एक लड़की अपने आप को बाहर निकालती है, किस तरीके से लेके जाती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट कराती है, किस तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती है, उसके बाद भी कितने साल लग जाते हैं। लेकिन किसी ने भी देखने की जरूरत नहीं की, क्योंकि हम लोग अवेयर होना ही नहीं चाहते। हम लोग वेट करते हैं कि हमारे घर बात आए, हमारे घर में जब ऐसा कोई हादसा होगा तब हम एजुकेट होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सब ये सोचते हैं ना कि यार हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। ये तो दुनिया के साथ हो रहा है ना, दुनिया की बेटियों के साथ गलत हो रहा है, दुनिया के बेटों के साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। प्लेन गिरा है तो दुनिया के बच्चे मरे होंगे, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ ना। हम तो अपना लगे रहेंगे। अगर कहीं पे स्टैम्पेड आ रहा है तो आ रहा है क्योंकि वो उन लोगों की गलतियां होगी। हम तो जाएंगे भीड़ में तमाशा करने के लिए। हम खुद अपनी मुसीबतों का कारण है और हम खुद अपनी मुसीबतों से भागते भी हैं। हम कभी अपनी गलती नहीं अपनाते हैं। समाज कभी अपनी गलती नहीं अपनाएगा कि आज इस समाज में, इस दुनिया में, इस जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। बिल्कुल। इन्हीं ने तेजाब इतना ज्यादा जो है वो लोकल मार्केट में रिसोर्सफुल करवाया कि कोई भी राह चलता इंसान खरीद के किसी के ऊपर भी फेंक सकता है। बिल्कुल। ये हमारी गलती थी, ये हमारी नाकामयाबी थी। अगर कोई इंसान किसी भी बच्ची को उठा के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, तो ये हमारी नाकामयाबी थी कि हमने उसको ये एहसास दिलाया कि यस यू कैन डू इट। बिल्कुल। आज हमारे सोसाइटी में सेक्स एक बहुत बड़ा टैबू है जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती है। उसी के चक्कर में किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कियों के ऊपर हाथ उठाना एक बहुत आम बात हो गई है, क्योंकि ठीक है लड़के हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो मार देते हैं। अरे क्यों मार देते हैं? हम गलत है, पेरेंट्स गलत है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को मर्डर करने के लिए नहीं सिखाता, रेप करने के लिए नहीं सिखाता और तेजाब फेंकने के लिए नहीं सिखाता, लेकिन आपने अपने बच्चे को एग्रेशन सिखाया और उसके बाद सपोर्ट भी तो करते उसको हैं। सपोर्ट भी किया। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें, हम एक बहुत कॉमन मेंटालिटी में बताऊंगी, अगर छोटा बच्चा कहीं गिर जाएगा, वो रोना स्टार्ट करता है, तो हम बोलते हैं हप कर दे, जमीन को हप कर दे, उसको हप कर दे, इसने मारा हप कर दे, दादी ने मारा हप कर दे। हमने क्या सिखाया? वायलेंस करना। वायलेंस करना। कि अगर कोई गलत कर रहा है तुम्हारे साथ में, तुमको चोट पहुंची है तुम्हारी ही वजह से, दूसरों के ऊपर डालो। वो उसकी हैबिट डेवलप हुई, उसने दुनिया को हप करना शुरू कर दिया। जो उसको सही सिखाने की कोशिश करेगा, उस लड़की को हप करना शुरू कर दिया, उस दोस्त को हप करना शुरू कर दिया, उस समाज को हप करना शुरू कर दिया, सबको हप करना शुरू कर दिया। शुरुआत किसने करी? घर से। घर से हुई। बच्चे का एग्रेशन कितना लेवल तक जा सकता है वो माँ बाप को पता होता है, लेकिन माँ बाप उसको यही नहीं सिखाते हैं कि भाई तूने गलत किया है, से सॉरी टू द पर्सन। आज अगर कोई बच्चा किसी से लड़के आएगा तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि जाओ तुमने लड़ाई करी, चाहे गलती किसी की भी हो, तुमने उसको गलत बोला है, सॉरी बोलो जाके, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। हमने कभी किसी को सॉरी बोलना नहीं सिखाया, हमने इमोशंस नहीं सिखाए, इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया। बस ये सिखाया कि मुसीबत आए दुनिया को हप कर दो। वही करता आ रहा है समाज, वही करता आ रहे हैं हम सब लोग, रिएक्शन देते आ रहे हैं।
किसी ने अगर प्यार से इनकार कर दिया, प्रपोजल से इनकार कर दिया, तेजाब फेंक दो। किसी की ईगो पे हर्ट हो गया है, उसको गोली मार दो। कोई लड़की अगर पसंद आ रही है, उसको उठा के उसके साथ रेप कर दो। हम वही तो कर रहे हैं। ये माँ बाप की गलती थी, ये अपब्रिंगिंग की गलती थी, ये हमारी गलती थी कि हम इतने खोखले हुए अपने एनवायरनमेंट में कि हमने दूसरों के दर्द को दर्द समझना ही कम कर दिया। बस मोमबत्ती लेके निकल लेते हैं मार्च लगाने के लिए। क्या उससे न्याय मिल जाएगा? न्याय तो कोर्ट में जाके मिलेगा ना। तो पॉलिसी मेकर्स के जाके घर के सामने धरना दो ना। उनकी बेटियों को जाके बोलो ना कि कल को तुम्हारे साथ ये हो गया तो तुम क्या करोगे। और एक कैंडल भी हम लोग एक ही दिन के लिए निकालते हैं। एक ही दिन के लिए निकालते हैं। सरवाइव तो उसके घर वाले कर रहे हैं। उसके घर वाले करते हैं यार। निर्भया केस कितना टाइम लगा। अभी वेस्ट बंगाल में कितना बड़ा केस हुआ आर्जिकर था। मेडिकल कॉलेज केस कितना टाइम लगा। कसाब को पूरी उम्र लगा दी खिलाने पिलाने में, फिर उसको जाके फांसी दी है। उसकी वजह से कितने बच्चों की जाने गई, कितने मासूमों की जाने गई, कितने लोग मरे उसके अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले उसको पालेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी तो इंसानियत जिंदा है। हमारी सोच उन जैसी नहीं हो सकती है। उनकी सोच की वजह से हमारा घर बर्बाद हो जाए, हमारा परिवार बर्बाद हो जाए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, वो सबको मंजूर है। लेकिन अगर हम उनके साथ वही करने की कोशिश करें जो उन्होंने गलत किया है, अरे तुम इतने बुरे कैसे बन सकते हो, अरे तुमको तो कोई शर्म ही नहीं है, अरे तुम पागल हो गए हो। भाड़ में जाए ऐसी सोच और भाड़ में जाए ऐसा समाज, क्योंकि मैं नहीं मानती उस समाज को। एक एसिड सर्वाइवर्स की जो स्टोरी होती है उसमें बहुत करेज होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे मुसीबत से वो लड़की आगे बढ़ी होती है और अपने आप को सोसाइटी में मतलब प्रूफ करने की कोशिश करती है कि मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ और मैं आप लोगों से अलग नहीं दिखती हूँ। लोग नाम देते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी बहनें एक नॉर्मल इंसान है, आप एसिड अटैक जैसा शब्द उसके आगे क्यों जोड़ रहे हैं? हाँ ठीक है, चेहरे पे थोड़े दाग आ गए हैं या दुनिया से यूनिक दिखती है, तो आपको क्या लगता है कि समाज, हम एसिड सर्वाइवर से क्या सीख सकते हैं? तुमने बहुत अच्छी बात कही अंशु कि हम एक नाम दे देते हैं कि ये एसिड अटैक सर्वाइवर है, एसिड अटैक विक्टिम है, एसिड अटैक विक्टिम है। हम क्यों नहीं बोलते हैं कि ये बंदी फाइटर है, ये बंदी जैसी भी है, ये इंसान है, इसने अपनी जिंदगी के लिए लड़ी है। मैं चाहती हूँ कि लोग जब तुमसे मिले तो तुमसे तुम्हारा नाम लेके बात की जाए। जब तुम्हारी जैसी और लड़कियों से मिले जो कि आम लड़कियां हैं, बिल्कुल आम लड़कियां हैं, उनसे ये कह के मिला जाए कि आज हम किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, आज हम एक फाउंडेशन में जा रहे हैं जहाँ पे लड़कियां रहती है। ये ना बोला जाए कि यहाँ पे रेप विक्टिम्स रहती है, यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर। सर्वाइवर क्या होता है? हम सर्वाइव कर गए कैसे अटैक से? जिसको समाज नहीं किया हो, जिसको समाज नहीं किया हो। हम लोग अपाहिज हैं, हम लोग गलत हैं। हम लोगों ने लोगों को टैग दे दिया है कि अरे तुम्हारी पहचान ये बन गई। नहीं, तुम्हारी पहचान इससे नहीं है। तुम्हारी पहचान किसी की भी पहचान उसका चेहरा नहीं हो सकती है। अगर आज कोई बंदा डिसेबिलिटी में पैरालंपिक्स में मेडल्स लेके आ रहा है तो उसकी पहचान उसकी डिसेबिलिटी नहीं है, उसका टैलेंट, उसकी स्किल, उसकी इंसानियत है, उसकी मेहनत है। आज तुम जो बनी हो वो अपनी मेहनत से बनी हो। तुम्हारा अपना टैलेंट, तुम्हारा अपना दिमाग, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी स्किल्स हैं। तो तुम्हें अंशु के नाम से जानना चाहिए, अंशु एसिड अटैक सर्वाइवर्स के नाम से नहीं जानना चाहिए। ना किसी इंसान को जानना चाहिए, इंसान के नाम होते हैं। और समाज डिफाइन कैसे करता है ये लड़की है, ये अच्छी लड़की है, ये बुरी लड़की है, ये सहूलियत के हिसाब से। हम सब अपनी सहूलियत के हिसाब से, समाज ने ना एक ढांचा बनाया हुआ है। कम बोलोगी, पूरे कपड़े पहनोगी, सुबह जाओगी, काम करोगी, घर का काम निपटा के जाओगी, वापस आ जाओगी शाम होने से पहले, तो तुम अच्छी लड़की हो। ठीक है, तुम्हारी आवाज अगर किसी ने नहीं सुनी हो तो तुम अच्छी लड़की हो। तुमने माँ बाप की मर्जी से शादी कर ली तो तुम अच्छी लड़की हो। अगर तुम इस समाज के ढांचे से कहीं भी इधर उधर जाके साइड होती हो और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना शुरू करती हो, उसी वक्त तुम बदचलन हो, तुम बदकिरदार हो, तुम्हारा कोई करेक्टर नहीं है, तुम अच्छी लड़की तो नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम माँ बाप की सगी नहीं हुई, तुमने माँ बाप का कहा नहीं माना, तुम अपने फैसले खुद लेने लग गई हो, तुम रात को देर से घर आने लग गई हो। ये क्या तरीका है बात करने का? तुम ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकती हो? ये समाज आपको अच्छी बना हुआ देखना चाहता है उनकी सहूलियत के हिसाब से।
लेकिन ये बताओ कि उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा किसने? और एक लड़की की पर्सनल लाइफ भी तो होती है, वो यस, उसको भी तो जीने का अधिकार है। जैसे आप अपने फैसले खुद लेते आए हो, एक लड़की का भी मन होता है कि वो अपने फैसले खुद ले सके। बिल्कुल सबका मन होता है कि अपने फैसले खुद ले सके। अगर आज फॉर एग्जाम्पल तुम रात को लेट घर जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा घर का काम, तुम्हारे ऑफिस का काम बहुत लेट से निपट रहा है, तुम्हें पता तुम मेहनत करके घर गई हो, लेकिन जो तुम्हें रात को 1 बजे घर के अंदर घुसता हुआ देख रहे हैं वो क्या कहेंगे? अरे देखो रात को 1-1 बजे घर में आती है। उनको नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां चल रही है, तुम कितनी मेहनत करके घर लौट रहे हो, तुम कितनी परेशानियों के बाद थक के, गाली खा के, धक्के खा के अपने घर में वापस आए हो इस उम्मीद से कि अब मैं खाना खा के 2 पल सुकून की सांस ले पाऊंगा। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते हैं, आपकी पीड़ा नहीं देखते हैं, आपके दर्द नहीं देखते हैं, एक अपना फरमान जारी कर देते हैं कि आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। बस समाज चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलते रहें, आप उनको जीजी जीजी, नमस्ते नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी ये करते रहें। जिस दिन आपने उनको नमस्ते करना बंद कर दिया उस दिन आप पूरी गली मोहल्ले में बुरे बन जाओगे। जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से आपके ऊपर रिसर्च कर रही थी, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने एसिड अटैक के ऊपर लिखा है। तो क्या एसिड अटैक के बारे में आप पहले से जानती थी? ये कहाँ से आपको ये भाव आया कि मुझे मतलब एसिड अटैक के लिए या किसी जिस लड़की के साथ वायलेंस हो जाता है मुझे उनके ऊपर लिखना चाहिए? तो ये आपके अंदर कहाँ से आया? यार अंशु, सबसे पहले जिसको नहीं पता है, मैंने जो सबसे पहले एसिड अटैक के बारे में जो कहानी लिखी थी वो अंशु की कहानी लिखी थी, जो आज से करीबन 4 साल पहले रिलीज हुई थी। अंशु और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। हाँ। मैं इस बारे में नहीं लिख रही हूँ कि ये कैसे आया, क्यों हुआ। मुझे उस जज्बात के बारे में लिखना पसंद है जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है। हम मौत के बारे में बात नहीं करते हैं, हम रिश्तेदारों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम समाज के बारे में बात नहीं करते हैं, हम प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम रेप्स के बारे में बात नहीं करते हैं। हम नहीं बात करते हैं कि अगर किसी इंसान को इंसाफ चाहिए तो वो इंसाफ कैसा होना चाहिए, इंसानियत कैसी होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत की शेरो शायरियां दुनिया करके चलेगी और दुनिया करती रहेगी। मुझे वो जिंदगी चाहिए जो असल जिंदगी है, और असल जिंदगी में हम सब एक जैसे लोग हैं। तो कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, और ना मैंने कुछ स्पेशल किया है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं वो कर रही हूँ जो जरूरी है और जो सच है। क्योंकि तुमसे जब मैं मिली थी, जब तुमसे तुम्हारी मेरी पहली बार बात हुई थी, तो मुझे ये पता था कि एक इंसान जो एक्चुअल में जिस उम्र में सपने देखना शुरू करता है ना, वो अपने आप को खो चुका था। बिल्कुल। और हम इंसान चलते फिरते एक चीज है जिससे जुड़े रहते हैं, वो था आईना। और किसी गंदी सोच के आदमी की वजह से आज हम आईना देखने से कतरा रहे हैं। तो ये हमारी गलती तो नहीं थी। लेकिन जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम्हारी हिम्मत के बारे में देखा, तो मुझे सच में तुमसे प्यार हुआ था। यार लड़की ऐसी लड़की होती है। अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो यू आर अ रियल फेमिनिस्ट। बिकॉज तुम असल में वो काम कर रही हो जो औरतों को चाहिए, जिसके लिए औरत पूरी जिंदगी आई थिंक डिप्रेवेशन में गुजार देती है, जिनको वो कभी नहीं मिलता है। तुम औरतों की इज्जत के लिए लड़ रही हो, तुम अपनी इज्जत के लिए लड़ रही हो, तुम उस समाज से लड़ रही हो जिस समाज ने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और तुम सच के लिए लड़ रही हो। तो आई तो रियली लव यू। मुझे यही बेहद पसंद है आपका ये अंदाज कि मतलब आप इतने प्यार से और इतने भाव से बात करती हो कि जब मैंने पहली बार मतलब आपके मुंह से सुना था कि अंशु यार मैं एक एसिड अटैक पे कविता लिख रही हूँ, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही मतलब सब लिखते हैं, आप भी लिख रहे होंगे। लेकिन सबसे मजेदार चीज जो है कि आपने उसमें एक फोटो भी पोस्ट किया था जो मुझे आज भी याद है, और बहुत अच्छी तरीके से, शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मेरे जीवन के आप पहले इंसान थे जिन्होंने वो फोटो लगाया और उसमें आधा फेस मेरा था और आधा आपका था, और आपने कहीं ना कहीं ये फील किया होगा कि शायद मैं किसी दिन सो के उठूं और मेरे पास चेहरा ना हो या मेरा चेहरा एकदम ब्लर हो, तो मैं कैसा महसूस करूंगी। क्या आपने यही भाव महसूस करते हुए लिखे थे या आपका कुछ और नजरिया नहीं, था? सच में यही था। कोई भी इंसान, मतलब आज अगर आप
ये सोचे कि अगर हल्की सी चोट भी लग जाती है ना किसी इंसान के चेहरे पे, तो उसको मेकअप करके, हम लोग मेकअप करके छुपाते हैं, एक पिंपल आ जाए उसको मेकअप करके छुपाते हैं। तो इतना ऑब्सेस्ड होता है इंसान अपने चेहरे से, बिकॉज चेहरा आपको आपका कॉन्फिडेंस देता है। बिल्कुल। और जब दुनिया आपसे आपका कॉन्फिडेंस ही छीन ले, आपसे आपका चेहरा ही छीन ले, तो मुझे ऐसा लगा यार अंशु की क्या गलती थी, उसने ऐसा क्या करा कि उसके साथ ये हो गया, और बाकी लड़कियों ने ऐसा क्या किया जो उनके साथ ये हुआ। ये तो हम सबकी गलती है, ये सिर्फ उस क्रिमिनल की गलती नहीं थी, ये हम सबकी गलती है। और जब मैं वो लिख भी रही, आई एम इमोशनल राइट ना, जब वो मैं लिख भी रही थी ना, तो मुझे हर वक्त यही एहसास हो रहा था कि यार ये कभी किसी लड़की के साथ ना हो, ये कभी किसी इंसान के साथ ना हो, बिकॉज बहुत दर्द देता है। लोग आपको इंसान नहीं समझते, आपसे डरने लगते हैं, आपसे दूर भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा खराब है। आपने तो इंसान के अंदर झांका ही नहीं कि वो इंसान कैसा है, उसका मन कैसा है, उसकी नीयत कैसी है, उसकी आत्मा कैसी है। आज अंशु को देख के या बाकी लड़कियों को देख के लोग जज कर देंगे यार इसके साथ बुरा हुआ। मुझे वो सिंपैथी नहीं चाहिए किसी के मन में। मैं चाहती हूँ कि कोई ये बोले ही ना कि उसके साथ बुरा हुआ। बुरा करने वालों का टांगे तोड़ दो। बिल्कुल। उसको जाके ये मत बोलो, उसको बार बार एहसास मत दिलाओ। जब ये नाम भी जोड़ा जाता है ना, एसिड अटैक सर्वाइवर्स, तुम उसको बार बार क्यों याद दिला रहे हो कि तुम्हारी कहानी क्या है? क्यों उसको बार बार वो चीज याद दिला रहे हो? अगर मैं आपको बार बार उसी जगह पे चोट मारूं जिस जगह पे पहले से घाव है, आपको दर्द होगा ना। ये दुनिया वही काम करती है, जिस जगह पे पहले से जख्म होते हैं ना, वहीं पे नमक छिड़कती है और ये बोलती है अरे हम तो तुम्हारा हाल पूछ रहे थे। इस दुनिया के मत मत जियो, ये बेकार है सब। बिल्कुल, दुनिया के पीछे चलते रहे तो जिंदगी जीना भूल जाएंगे। सब और जैसे जीवन में लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो शायद हम लोग भी ज्यादा दूर नहीं है फिर अगर हम लोगों की सुनने लगे थे कि बिल्कुल मत सुनो, बिकॉज बिल्कुल। जितनी हिम्मत तुम्हारे अंदर है और बाकी लड़कियों में है, मैं नहीं जानती किसी और इंसान में हो सकती है, मेरे अंदर नहीं है। सच में किसी इंसान के अंदर उतनी हिम्मत नहीं हो सकती जिस हिम्मत के साथ तुम आज दुनिया के सामने खड़े हो। और आप बहुत हिम्मत देते हो हमेशा की तरह। और मेरा अगला सवाल आपसे है कि सिरोस टीवी जैसे प्लेटफॉर्म एसिड सर्वाइवर्स को अपनी आवाज उठाने का मौका दे रहे हैं। जैसे कि आपने अपनी पोएट्री में भी एसिड का जिक्र किया था। कितनी जरूरी है वुमन एम्पावरमेंट पे काम करने की और एसिड पे काम करने की, या और भी लोग हैं जीवन में जिन्हें मतलब एक्चुअल में प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। तो आप इससे क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं कि क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं इस इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, बिकॉज एज यू सेज कि हम लोग हर जगह बात करते हैं हीरोज होने चाहिए, सुपर हीरोज होने चाहिए, बट शीरोज इटसेल्फ ये कहता है कि हम लड़कियां हीरोज हैं। बिल्कुल। अभी यादा शीरोज। बिल्कुल। आपका जो इनिशिएटिव है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को एजुकेट करेगा और अवेयर करेगा और ये बताएगा कि हम अलग नहीं है, हम ऊपर हैं, बिल्कुल। हम आपसे बहुत ज्यादा आगे हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमने हार नहीं मानी, हमने दुनिया से हार नहीं मानी, आपकी बातों से हार नहीं मानी। हम आज भी लड़ रही हैं, आगे भी लड़ रही हैं। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ द एसिड अटैक सर्वाइवर्स। टैग ही हटा दो, हर जगह से टैग हटा दो। जस्ट से वी आर द फाइटर्स। यस। बिकॉज हम लड़ रहे हैं, हम दुनिया से लड़ रहे हैं, हम खुद से लड़ रहे हैं, हम हर किसी से लड़ रहे हैं, हम हालातों से लड़ रहे हैं। एंड यू गाइज आर फाइटर्स। पर हर कोई जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से लड़ रहा होता है। कोई कहे कि मैं सुखी हूँ, कोई एक इंसान नहीं कह सकता। कोई नहीं है। हम सब हंस रहे हैं, लेकिन हंसने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान खुश भी हो अंदर से। सबका मन अंदर से रोता है, सब अंदर से परेशान है, सब जूझ रहे हैं। अब बहुत सारे सवाल जवाब हो गए और बहुत सारे सवाल थे और रहेंगे, और जिनके जवाब आपके पास अभी भी हैं और आप तो एक्सपर्ट हो। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये यहीं पे समाप्त नहीं होनी चाहिए, और आगे भी हमें मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो हमें बताएंगे कि आपको कब बुलाना है, क्योंकि आपके पास आपके जो शब्द हैं या मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत मोटिवेट करते हैं, और मुझे भी बहुत मोटिवेट किया आपने। मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है कि
या मैसेज आप समझ लीजिए कि आप हमारे व्यूअर्स को सरोज टीवी पॉडकास्ट के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूंगी आप सभी लोगों से कि बी योर ओन हीरो। अपना आइडल मत ढूंढो, अपना इंस्पिरेशन, अपना आइकन मत ढूंढो। किसी को अपने से ऊपर मत बनाओ कि मुझे इसके जैसा बनना है। अपनी कहानी खुद लिखो, अपने लिए जीना शुरू करो, खुद से प्यार करना शुरू करो। खुद से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं होती है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगी, जिस दिन आप खुद के फैसले लेना शुरू कर दोगे, आपको सच में दिल से सुकून मिलेगा। और दिल से सुकून मिलना इस जिंदगी में बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता कि कब कौन सी चीज आखिरी बार हो, तो बस खुद के लिए जीना शुरू कर दो। ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी, ये लोग कभी खुश नहीं होंगे। आप खुश करने की कोशिश जरूर पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी कभी नहीं होती है। तो बस खुश रहो, खुद से बात करना शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो। किसी से बात नहीं कर सकते हो, लिखना शुरू करो। जरूरी नहीं है कविताएं लिखो, कहानी लिखो। नोटपैड खोलो, कॉपी खोलो, डायरी खोलो, जो मन में आए लिख दो। और नहीं चाहते वो कोई पढ़े, डिलीट कर दो, फाड़ दो, आग लगा दो, जो मन आए करो, लेकिन बात करो। उस बात का मन से, जहन से निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब वो जहन में रहती है वो घुटन बनती है, और घुटन अंदर तूफान लेके आता है। वो तूफान आपको कब खत्म कर देगा आपको नहीं पता चलेगा। बहुत जरूरी है कि उस तूफान का बाहर निकलना। किसी से भी बात करो, बात करो। किसी से बात नहीं कर सकते हो, मुझसे बात करो। मैं सारे मेल्स का जवाब देती हूँ। रीच आउट टू मी। अगर आपकी कहानी ऐसी है जो अंशु तक पहुंचनी चाहती है, जरूरी है अंशु से बात करो, छाव फाउंडेशन के पास आओ, किसी से भी बात करो, बात करो। बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था सरोज टीवी के माध्यम से, और ये हमारा पॉडकास्ट जो है वो पहला है, आखिरी नहीं होना चाहिए, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे एक दूसरे से। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई लव यू अंशु। आई लव यू टू।